ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो इसमें हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे आके। जैसे आज पढ़ेंगे हम अपथ्रस्ट क्या होता है, ठीक है, जिसे हम फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो अपथ्रस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये पानी है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो जब इस ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाते हैं ना, ऐसे ऐसे इस ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाते हैं, तो पानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, इस पे पानी क्या लगाता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हम पानी में डुबाते हैं तो पानी उस पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, तो उस फोर्स को अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अपथ्रस्ट या फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी। तो फोर्स ऑफ बॉयंसी एक अपवर्ड फोर्स होता है, तो इट इज एन अपवर्ड फोर्स, इट इज एन अपवर्ड फोर्स। ये एक अपवर्ड फोर्स होता है, एक्सर्टेड कौन लगाता है? ये बाय वाटर, बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑन एन एक ऑब्जेक्ट पे लगाता है, एक ऑब्जेक्ट पे लगाता है। तो इट इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट, इज कॉल्ड अपथ्रस्ट। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? अपथ्रस्ट। तो ऊपर की तरफ जो बल लगता है पानी द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पे, इसे अपथ्रस्ट कहते हैं। और फोर्स ऑफ बॉयंसी, और फोर्स ऑफ बॉयंसी, उत्प्लावन बल, फोर्स ऑफ बॉयंसी कहते हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी, ठीक है, फोर्स ऑफ बॉयंसी। और जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इस पे अगर ये फोर्स परपेंडिकुलर लग रहे हैं ऐसे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फोर्स लगता है, जैसे 90 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, ये फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, ये फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, ये फोर्स 90 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हमने पानी में डुबाया तो इस पे ऐसे फोर्स लगते हैं, ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो 90 डिग्री पे फोर्स लग रहे हैं, ये फोर्स 90 डिग्री पे लग रहे हैं सारे फोर्स, तो इनको कहते हैं थ्रस्ट। क्या कहते हैं? थ्रस्ट। तो थ्रस्ट क्या होते हैं? थ्रस्ट फोर्स होते हैं। क्या होते हैं? परपेंडिकुलर फोर्स होते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स, ध्यान रखना, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट पे जो परपेंडिकुलर फोर्स लगते हैं ना, ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये सारे हमारे क्या है बच्चों? ये जो फोर्स है हमारे, ये सारे थ्रस्ट है। क्या है हमारे? थ्रस्ट। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थ्रस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं, ठीक है। और मान लो ये पूरा एरिया तुम्हारा 1 मीटर स्क्वायर है, पूरा एरिया कितना है? 1 मीटर स्क्वायर। अब ये थ्रस्ट है और ये 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है थ्रस्ट, तो जो थ्रस्ट 1 मीटर स्क्वायर पे लगता है उसे प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट एक्टिंग, ऐसा थ्रस्ट जो पर यूनिट एरिया पे लगता है, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया को हम क्या कहते हैं? प्रेशर। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है थ्रस्ट अपॉन में एरिया। क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन में एरिया, ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है, थ्रस्ट अपॉन में एरिया, ठीक है। और थ्रस्ट एक फोर्स होता है, तो इसको नापते हैं न्यूटन में और इसे नापते हैं मीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये थ्रस्ट हो गया, ये प्रेशर हो गया। क्या हो गया? प्रेशर। तो प्रेशर किसमें नापते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। और दूसरी यूनिट होती है पास्कल, प्रेशर को पास्कल में नापते हैं। पास्कल भी प्रेशर का एक यूनिट है और ये भी एक यूनिट है, 2 यूनिट है प्रेशर के। बहुत सारे यूनिट होते हैं प्रेशर के, ठीक है, इनमें से 2 ये पढ़ लो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल, यानी पास्कल। जैसे प्रेशर का यूनिट बार भी होता है, ठीक है, एक टॉर भी होता है, एक मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी होता है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम, ये भी प्रेशर का यूनिट होता है। एटीएम भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये सारे प्रेशर के यूनिट होते हैं, ठीक है। प्रेशर भी 2 तरह का होता है, जैसे एटमॉस्फेयर में हम पे प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं उसे। और एटमॉस्फेयर हम पे इतना प्रेशर लगाता है 1.013 इंटू में 10 की पावर 5 पास्कल, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। और एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम जिस इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं ना, उसे कहते हैं बैरोमीटर। क्या कहते हैं उसे हम? बैरोमीटर। तो इसमें मरकरी की हेल्प से हम प्रेशर नापते हैं, मरकरी की हेल्प से एटमॉस्फेयर के प्रेशर को निकाला जाता है। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापते हैं बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। और किसी लिक्विड और गैस का प्रेशर निकालना हो ना, जैसे किसी लिक्विड का प्रेशर निकालना हो और किसी गैस का प्रेशर निकालना हो, लिक्विड या गैस प्रेशर निकालना हो, तो हम निकालते हैं मैनोमीटर से। किससे? मैनोमीटर से। तो मैनोमीटर से निकालते हैं किसी लिक्विड और गैस का प्रेशर, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो कि इतना होता है 1 लाख के करीब होता है, वो निकालते हैं हम बैरोमीटर से। किससे निकालते हैं हम? बैरोमीटर से। देखो सिंपल से बता दो तुम्हें, जैसे ए के बाद बी अल्फाबेट आता है ना, तो एटमॉस्फेयर को बैरोमीटर से नापेंगे
और एल के बाद एम अल्फा बैठा था। इन लिक्विड को मैनोमीटर से नापेंगे, ये शॉर्टकट हो गया। ठीक है, तो लिक्विड प्रेशर कैसे नापेंगे? मैनोमीटर से, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से। एंड प्रेशर होता है क्या? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है उसे प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रेशर। अब बच्चों प्रेशर ना एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है? ये भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो आपको इस वर्ड पे ध्यान लगाना है बच्चों, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, उसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया आपको थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, और अपथ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ऑफ बायन्सी क्या होता है। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगते हैं उन्हें थ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? थ्रस्ट। और वही थ्रस्ट जब 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर लगता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रेशर। क्या कहते हैं उसे? तो प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन, थ्रस्ट एक फोर्स है। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट एक फोर्स है। थ्रस्ट एक फोर्स है, लेकिन वो फोर्स जो 90 डिग्री पे रहता है उसे थ्रस्ट कहते हैं। तो थ्रस्ट एक फोर्स है, तो उसका भी यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है उसका यूनिट? न्यूटन। ठीक है, और पर यूनिट एरिया पे जो थ्रस्ट लगता है उसे क्या कहते हैं? प्रेशर। तो एटमॉस्फेयर के प्रेशर किससे नापते हैं? बैरोमीटर से। और लिक्विड प्रेशर को मैनोमीटर से। लिक्विड प्रेशर को मैनोमीटर से। ध्यान रखना कि एटमॉस्फेयर के प्रेशर को नापते हैं बैरोमीटर से, और लिक्विड प्रेशर को मैनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेशर। चलो करो नोट। देखो चलो, अब तुम्हें पढ़नी है टर्म डेंसिटी। क्या पढ़नी है? डेंसिटी। देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। तो डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी हो गई, ये हो गया मास और ये हो गया वॉल्यूम। ठीक है, तो ये हो गया किलोग्राम, और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में। तो डेंसिटी का यूनिट हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर ग्राम में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी का यूनिट हो गया। डेंसिटी का मतलब समझो, जैसे मान लो एक रूम है, ठीक है, और इस रूम में 500 बच्चे बैठे हुए हैं, और सेम टू सेम एक दूसरा रूम भी इतने ही साइज का होना चाहिए, उसमें 1000 लोग बैठे हैं। तो आप बोलोगे सर उस रूम की डेंसिटी इससे ज्यादा है। ठीक है, क्या है उस रूम की डेंसिटी इससे ज्यादा? डेंसिटी का मतलब है भिज के बैठना, एक तरह से भिज के बैठना, उसे कहते हैं डेंसिटी ज्यादा। खुल के बैठ के डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी ज्यादा मीन्स कि लोग पास पास बैठे हैं, तो डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है, हाँ ठीक है। सॉलिड सॉलिड पास पास होता है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है। समझ आ गया? लिक्विड से सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है, तो इसे डेंसिटी कहते हैं। तो डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या होती है डेंसिटी की? किलोग्राम पर मीटर। मतलब 1 मीटर क्यूब जगह में कितने लोग बैठे हैं, तो उसे डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डेंसिटी। अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लोग बैठे हैं और 1 मीटर क्यूब में 10,000 लोग बैठे हैं, तो आप बोलोगे 10,000 वाले की डेंसिटी ज्यादा है। सर वो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी कम है। ठीक है, क्योंकि वहां उतनी ही जगह में ज्यादा लोग बैठे हैं, तो ये डेंसिटी होती है। क्या होती है ये? डेंसिटी। तो डेंसिटी की यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यूनिट पे ध्यान रखना। यहाँ पे मास का भी यूनिट ध्यान रखो, मास का यूनिट केजी होता है। मास को इसमें आते हैं केजी। ठीक है, और एक होती है हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी। क्या होती है हमारे पास? है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? ये रेशियो होता है। क्या होता है? ये रेशियो। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज, ये रेशियो होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, एक रेशियो है किस किस का? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस की डेंसिटी ऊपर आएगी इसमें, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, तो इसे रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी को हम ऐसे लिखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी बराबर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर आएगा, इसमें डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर आएगा। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर आएगा, और नीचे आएगा आपका डेंसिटी ऑफ वाटर। नीचे कितना आएगा आपका? डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें बताती है कोई चीज पानी से कितनी भारी है। रिलेटिव डेंसिटी बताती है कोई चीज पानी से कितनी भारी है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे है ना इसमें। जैसे मैं बोलूँ मेरी रिलेटिव डेंसिटी 10 है, तो आप समझ जाना मैं पानी से 10 गुना ज्यादा भारी हूँ। ऐसा बोलूँ किसी की रिलेटिव डेंसिटी 20 है, मतलब वो पानी से 20 गुना ज्यादा भारी है, 20 गुना ज्यादा भारी है। तो अब ये चीज याद रखना, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती। इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये ध्यान रखना इस चीज को, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये रेशियो है ना। रेशियो का मतलब डिवाइड में, डेंसिटी से डेंसिटी कट जाएगा तो कुछ यूनिट नहीं बन पाएगी। तो इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, क्योंकि ये रेशियो है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ
टू डेंसिटीज, ये दो डेंसिटी का रेशियो है, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, चूंकि ये दो डेंसिटीज का रेशियो है, ठीक है, इट हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज। तो ये लास्ट क्वेश्चन कि इसकी कोई यूनिट क्यों नहीं होती, तो आप क्या बोलोगे, हाँ, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, क्योंकि दो डेंसिटीज का रेशियो होता है तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें, पानी की डेंसिटी कितनी होती है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर जो होता है ना, पानी की डेंसिटी होती है ग्राम में, तो इतनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम में इतनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पानी की डेंसिटी इतनी होती है, ठीक है। तो ग्राम में कितनी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और किलोग्राम में 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 लिखा है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, पानी की डेंसिटी इतनी होती है, ध्यान रखना, किलोग्राम में इतने, ग्राम में इतने, ठीक है, पानी की डेंसिटी, पानी की डेंसिटी। और 4 डिग्री सेल्सियस इस ऐसा टेम्परेचर होता है जो केल्विन में 277 केल्विन होता है, ठीक है, डिग्री में इतना, केल्विन में इतना, ठीक है। तो इस पे वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी, वाटर हैज हाईएस्ट डेंसिटी, तो ये भी चीज तुम ध्यान रखना कि किस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, तो किस पे होती है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आप पूछोगे किस टेम्परेचर पे पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह से बता रहा हूँ मैं आपको कि डेंसिटी की तो यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती, फर्क देखिए, ठीक है, ध्यान रखना, डेंसिटी की रिलेटिव डेंसिटी है। और मैंने इसका रीजन भी बता दिया कि रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट क्यों नहीं होती है, तो आप बोलोगे क्योंकि इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज। क्वेश्चन तुम्हें बताओ ना, पेपर में ऐसे आता है कि इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज दिस, ध्यान समझना, if relative density of silver is 10.8, relative density of silver is 10.8, तो what is the density of silver, तो ऐसे पूछेंगे आपसे, what is the density of silver, what is the density of silver, ठीक है, what is the density of silver, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अगर सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी इतनी है तो उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लगाओ ऐसे कि रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ऊपर, और डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे, डेंसिटी ऑफ वाटर नीचे। तो पहले तो क्या लगा दो फॉर्मूला, क्या लगा दो, पहले फॉर्मूला लगाने का कोई नंबर मिल जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगेगा। अब देखो आपको क्या गिवन है, रिलेटिव डेंसिटी, तो रिलेटिव डेंसिटी 10.8 गिवन है ना, तो यहाँ पे 10.8 लिख दो, पहले तो यहाँ पर, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे ना, तो हमें डेंसिटी निकालनी है, मतलब हमें सिल्वर की डेंसिटी निकालनी है, तो इसे एक्स मान लो, क्या मान लो इसे एक्स। और पानी की डेंसिटी कितनी होती है 10 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 होती है ना, 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और एक किलोग्राम में लिखिए, अब इसको लिख जाओ, अब सिंपल सा लिख दो 10.8 इंटू में 10 की पावर 3, अब यहाँ पे यूनिट लिख देना किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब ऐसे लिख देना एक्स, ठीक है, क्योंकि आपने किलोग्राम वाली वैल्यू ली है ना, तो यहाँ पे किलोग्राम लिखना पड़ेगा, लेकिन आप 1 भी ले सकते थे तो फिर ग्राम लिख देते, मतलब क्वेश्चन तो वैसा भी कर सकते थे। यहाँ पे 10.8 लिया और यहाँ पे एक्स, यहाँ पे तुमने 1 ले लिया, पानी की डेंसिटी 1 ले ली, अब इस 1 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 10.8 है, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिख देना, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पानी की डेंसिटी इतनी होगी, ठीक है। उसकी सिल्वर की डेंसिटी, सिल्वर की अगर आपने पानी की डेंसिटी 1 ली हुई है ना, तो सिल्वर की इतनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो कि इसमें सब रिलेटिव डेंसिटी गिवन है और डेंसिटी निकालनी है, ये रहा मेरा फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है और डेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, डेंसिटी, और पानी की डेंसिटी नीचे रख देंगे, चाहे ग्राम में चाहे किलोग्राम में, आगे समझ में। सो डेंसिटी की यूनिट होती है क्या, किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होती, क्यों नहीं होती, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज, बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ, रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती बच्चों, रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती, समझ में आ गया आपको। तो ये सब चीजें ध्यान रखिए, जैसे थ्रस्ट समझ में आ गया, थ्रस्ट क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ऐसे लगता है 90 डिग्री पे जो फोर्स लगते हैं ऐसे 90 डिग्री पे जो फोर्स लग रहे हैं इन्हें कहता है थ्रस्ट। और मान लो ये एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, और अब ये थ्रस्ट 1 मीटर स्क्वायर पे लग रहा है, अब ये प्रेशर हो गया, तो प्रेशर को नापते हैं पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में प्रेशर को नापते हैं। प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और एटमॉस्फेयर के प्रेशर किससे नापते हैं, बैरोमीटर से, लिक्विड प्रेशर को मैनोमीटर, मोनो नहीं मैनो, लिक्विड प्रेशर को मैनोमीटर से, एटमॉस्फेयर प्रेशर को बैरोमीटर से। और एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ये किसका प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कर लोगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, समझ में आ गया। ध्यान रखना, दे विल आस्क यू डेफिनेटली दे विल आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, और आपको लिखा है इट हैज नो यूनिट, ठीक है। एंड दे विल आस्क यू द क्वेश्चन कि व्हाई रिलेटिव डेंसिटी हैज नो यूनिट, आपको लिखना बिकॉज़ इट इज द रेशियो ऑफ टू डेंसिटीज। एट व्हाट टेंपरेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, 4 डिग्री सेल्सियस, जो केल्विन में कितना होता है 277 केल्विन, तो 277 केल्विन इज दैट टेंपरेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट। ध्यान रखना, समझ में आ गया नहीं आ गया, कर लोगे ये सब, चलो करो नोट करो। मेरा टॉपिक चलेगा आपका
आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? प्रिंसिपल। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? जैसे मान लो ये पानी है, ठीक है, ऐसे ये वाटर है, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है और इसका बाहर जो वेट है, जब ये पानी में नहीं है तो सपोज बाहर इसका वेट 20 न्यूटन है। जब इसको मैं पानी में डुबाऊंगा ना ऐसे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? पानी हटा देगा। मान लो इसने इतना पानी हटा दिया, अपनी जगह बनाने के लिए पानी हटा दिया, ये सारा पानी मिलके इसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगा। मान लो इसने 4 पानी हटाया, 4 न्यूटन पानी हटाया इसने। कितने न्यूटन पानी हटाया? 4। पानी को डिस्प्लेस किया। सब न्यूटन तो पानी न्यूटन में नहीं डिस्प्लेस होता, एक एग्जांपल बोल रहा हूँ और डिजिट के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे इसका वेट 20 था, अभी बॉडी पानी में गई तो इसने इतना पानी हटा दिया, मतलब ये 4 मॉलिक्यूल हटा दिए। तो जितना ये पानी हटाएगी ना उतना इसका खुद का वेट कम हो जाएगा। जैसे इसने 4 पानी हटाया ना तो इसका वेट 4 कम हो जाएगा, यानी 16। अगर ये 8 पानी हटा दी तो इसका वेट 8 कम हो जाता, 12। तो जितना कोई बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, जितना लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी वो सारा लिक्विड इकट्ठा होकर उस बॉडी को ऊपर धक्का मारेगा, तो उसका वेट उतना ही कम करवा देगा जितना वो डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो एक क्वेश्चन आता है, हु शाउटेड यूरेका यूरेका? हु शाउटेड यूरेका यूरेका? यूरेका यूरेका कौन चिल्लाया? हु शाउटेड यूरेका यूरेका? तो यूरेका यूरेका आर्किमिडीज चिल्लाया। कौन चिल्लाया? आर्किमिडीज। आर्किमिडीज नहाने वाले टब में कूद गया तो पानी बाहर निकला, तो उसने ये ऐसा सोचा कि जितना बॉडी का वेट होता है बाहर उसे पानी में डाल दो, जितना वो बॉडी पानी हटाती है उतना उसका खुद का वेट कम हो जाता है। तो यूरेका यूरेका चिल्लाता हुआ बाहर आया, मतलब मैंने कुछ पा लिया, मैंने कुछ खो लिया, मैंने कुछ डिस्कवर कर लिया। वो शाउटेड यूरेका यूरेका। जैसे किसी वस्तु का वेट पानी के बाहर 20 न्यूटन है, आपने उसे पानी में डाल दिया, उसने मान लो 10 पानी हटा दिया तो उसका खुद का वेट 10 कम हो जाएगा। ठीक है, तो जितना वो बॉडी पानी को डिस्प्लेस करेगी उतना खुद का वेट कम हो जाएगा, उतना खुद का वेट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्ज्ड, व्हेनेवर अ बॉडी इज इमर्ज्ड, जब किसी बॉडी को हम इमर्ज करते हैं कंप्लीटली और पार्शियली इन ए लिक्विड, कंप्लीटली और पार्शियली इन ए लिक्विड, कंप्लीटली और पार्शियली, ठीक है, इन ए लिक्विड, एक लिक्विड में, इट लूजेस इन इट्स वेट, तो इसके वेट में कमी आ जाती है, इट लूजेस इन इट्स वेट। whenever a body is immersed completely or partially in a liquid, it loses in its weight, उसके वेट में कमी आ जाती है। that is equal to the, जो किसके बराबर होती है? that is equal to the weight of the liquid, that is equal to the weight of a liquid, weight of the liquid displaced by the body, that is equal to the weight of the liquid displaced by the body। वो बॉडी जितना लिक्विड डिस्प्लेस करती है उसके वेट के बराबर, उसके वेट के बराबर। तो कुछ एप्लीकेशन है इसके, वो पेपर में पूछते हैं तुमसे कि कौन कौन से एप्लीकेशन है जो इस प्रिंसिपल पर रन करते हैं, चलते हैं इस प्रिंसिपल पे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। तो एक तो है लैक्टोमीटर। क्या है? लैक्टोमीटर, मतलब प्योरिटी ऑफ मिल्क नापते हैं इससे। किससे नापते हैं इससे? प्योरिटी ऑफ मिल्क, प्योरिटी ऑफ मिल्क, दूध की शुद्धता को इससे नापते हैं। तो ये इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन, जो पनडुब्बियों के डिजाइन होते हैं, शिप्स वगैरह के डिजाइनिंग, वो इसी प्रिंसिपल को ध्यान में रख के की जाती है। लैक्टोमीटर में एक होता है हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर इससे नापते हैं टू डिटरमाइन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टू डिटरमाइन पानी की डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी। तो लिक्विड की डेंसिटी को हम इस प्रिंसिपल से नापते हैं, दैट इज हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लैक्टोमीटर टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ मिल्क, डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स एंड हाइड्रोमीटर, एंड टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ गोल्ड, टू डिटरमाइन प्योरिटी ऑफ गोल्ड। कि राजा का जो मुकुट था वो सोने का है कि नहीं, वो इसने बताया। जैसे इम्प्योर गोल्ड का मुकुट पानी में डाल दिया तो उसने कुछ और पानी डिस्प्लेस करा होगा, और प्योर गोल्ड का डाला होगा तो उसने कुछ और डिस्प्लेस करा होगा। तो इससे कंफर्म हो गया कि इम्प्योर और ये प्योर है, और इम्प्योर है और ये प्योर है। तो डिटेल आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे इसको। ठीक है, टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो प्योरिटी वाला जो रूल है सारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे चलता है। दूध की शुद्धता को नापते हैं लैक्टोमीटर से,
ठीक है। और डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स वो इसी प्रिंसिपल से होती है। हाइड्रोमीटर टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड प्योरिटी ऑफ गोल्ड, प्योरिटी ऑफ गोल्ड वो किससे मेजर की जाती है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। और आर्किमिडीज पेपर में पूछेंगे हु शाउटेड यूरेका यूरेका, आर्किमिडीज। क्या सिद्धांत है? जब किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो वस्तु के भार में कमी आ जाती है, वेट कम हो जाता है। तो वस्तु के भार में कितनी कमी आती है? जितना वस्तु पानी हटाती है, ठीक है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आती है। वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। वस्तु द्वारा हटाएगा तरल का भार मतलब जितना उस वस्तु ने लिक्विड हटाया उसके वेट के बराबर उसमें कमी आती है, ठीक है। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। क्या है ये? आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, ठीक है। तो इससे लैक्टोमीटर, ठीक है। लैक्टोमीटर से क्या करते हैं? प्योरिटी ऑफ गोल्ड। एंड हाइड्रोमीटर से हाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, टू डिटरमाइन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो इसमें सारी टर्म्स मैंने बता दिया आपको, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, थ्रस्ट, अपथ्रस्ट, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। सब कुछ हो गया इसमें, ठीक है। सब में अब इसके न्यूमेरिकल समझते हैं। क्या समझते हैं इसके न्यूमेरिकल? समझ में आ गया नहीं? अब मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ तो ये सब नोट कर लो पहले आप, करो नोट। फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स का क्या होगा अगर मास हर ऑब्जेक्ट का डबल हो जाएगा? हर ऑब्जेक्ट का मास हो जाएगा, ये 4-5 पार्ट है, हर ऑब्जेक्ट का मास डबल हो जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस हाफ हो जाएगा, उनके बीच का डिस्टेंस डबल हो जाएगा, एक का मास डबल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पहली कंडीशन में बोली उसने हर ऑब्जेक्ट का मास डबल करना है, तो m1 का मास 2m कर दो, m2 का मास 2m कर दो और ये वैल्यू m1 m2 की हाफ कर दो और 2 2 जा 4 बाहर ले लो और ये 7 ऐसे लिख लो और ये पुराने वाला फोर्स बन जाएगा, पुराने वाला फोर्स। तो नया फोर्स पहले का 4 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 गुना। अब देखो जैसे इसने सेकंड पार्ट में बोला डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस टू हाफ, उनके बीच का डिस्टेंस को कम करना है। तो पहले ना पहला कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले पुराने वाला फॉर्मूला लिखो। सर जो पुराना फॉर्मूला था वही था gm1 m2/r², ये हमारा पुराना फॉर्मूला था gm1 m2/r²। अब हमें डिस्टेंस को क्या करना है? हमें डिस्टेंस को हाफ करना है, यानी जो r डैश है ना हमें वो r/2 करना है। r डैश क्या करना है? r/2। तो यहाँ पे f डैश लिखो, तो f डैश कितना आ गया g, ये आ गया m1 और ये आ गया m2 और r की जगह r/2 कर दो, ठीक है ऐसे करके। तो ये कितना आ गया? ये आ गया g, ये आ गया m1, ये आ गया m2 और ये r²/4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, उनका जाएगा ऊपर ना 4 ऊपर और ये g m1 और ये m2 अपॉन में r² और ये पुराने वाला फोर्स है, ठीक है पुराने वाला फोर्स ऐसे जाएगा। नया फोर्स होगा 4 कितना हो गया? 4। जैसे इसमें अगले पार्ट में बोला डिस्टेंस बिटवीन देम गेट्स डबल, थर्ड पार्ट में अब डिस्टेंस को डबल कर दिया, यानी पहले तो पुराने वाला फोर्स देखो सर, पहले पुराने वाला फोर्स ये था g m1 m2/r²। अब डिस्टेंस को डबल कर दिया, r डैश को 2r, r डैश को डबल का मतलब होता है 2r और हाफ का मतलब r/2। तो अब नया फोर्स लिखो, तो नया फोर्स हो गया f डैश बराबर g, ये हो गया m1 और ये हो गया m2 और यहाँ पे r की जगह 2r का होल स्क्वायर लिखो, 2r का होल स्क्वायर। अब g m1 m2 बाहर ले लो, ये g बाहर, m1 बाहर, m2 बाहर और ये हो गया r² और नीचे आ गया 4, क्या आ गया? और ये पुराने वाला फोर्स है f। तो नया फोर्स क्या हो गया? पहले वाले का 1/4, ये न्यू f डैश हो गया। f डैश क्या हो गया? f/4। ऐसे इसमें देखो इसमें बोला मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट गेट डबल, एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करना है। तो पहले तो पुराने वाला फोर्स निकाल रही, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा होना चाहिए gm1 m2/r²। ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ऐसे कर सकते हो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन के हिसाब से भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसे फर्स्ट मान लिया, क्या मान देगा इसे? ठीक है। अब इसमें बोला एक ऑब्जेक्ट का मास डबल करना है, दोनों का नहीं करना है, कर देना है। तो देखो सर m1 को मैंने 2m1 कर दिया, m1 को मैं कर दिया 2m1 और यहाँ पे 2m1 लिख दो, तो यहाँ पे आ गया g और यहाँ पे आ गया 2m1, m2 को ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और नीचे का कुछ नहीं है, r² 2 बाहर लिखो, तो ये 2 बाहर हो गया, ये हो गया g, ये हो गया m1 और ये हो गया m2 और नीचे आ गया r² और ये पुराने वाला फोर्स है, ये देखो ये f है, क्या है ये? तो नया फोर्स क्या हो गया? 2 टाइम्स ऑफ है, तो ये हमारा f डैश हो गया, क्या हो गया ये? f डैश हो गया, ठीक है। तो f डैश कितना हो गया? पुराने वाले का 2, पुराने वाले का 2 है। तो इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे ऐसे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते आते इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। चलो नोट करो।